कैसे हैं? आज हम लोग अपना क्लास 12 का रेनबो का पोएम के सीरीज़ को आगे कर रहे हैं दोस्त। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा पोएम पढ़े दोस्त। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम लोग अपने पोएम में क्या कर रहे हैं दोस्त। हम लोग पहले पोएम को, उसके पोएट को समझते हैं, पोएट के बारे में जानते हैं, फिर उस पोएम की समरी को समझते हैं, पोएम क्या बोलता है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं दोस्त। इससे क्या हो रहा है कि पहले आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ भी दिक्कत हो रही है आप क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हैं दोस्त। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है पढ़ने में। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा, अगर थोड़ा सा भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे दोस्त। अब आपका समय आ गया है क्योंकि बोर्ड परीक्षा सर पे है दोस्त। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा पोएम चैप्टर्स को एक एक करके हैंडल कर लें दोस्त, सॉर्ट आउट कर दें आपके लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पोएम है हम लोग का, द सोल्जर। अब ये सोल्जर जो पोएम है ये किन के द्वारा लिखा गया है दोस्त? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ये एक बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है दोस्त 1857 से 1915। 1857 याद होगा आपको, 1857 का विद्रोह हम लोग के यहाँ पे हुआ था। उस समय से लेकर 1915 तक। अब हम लोग पहले थोड़े से पोएट के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं दोस्त। ये रूपर्ट ब्रूक जो हैं वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। ये बहुत ही अच्छे, वेल टू डू एक फ्रेज है, मतलब बहुत ही एक सभ्य शिक्षित परिवार में जो किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं हो, मतलब भरा पूरा परिवार, उसको वेल टू डू फैमिली बोलते हैं। एकेडमिक मतलब शिक्षित, एक बहुत ही भरा पूरा शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल के एक हाउस मास्टर थे। मतलब किसी एक, जैसे हम हर स्कूल में एक सेगमेंट होता है, हाउस होता है, शिवाजी हाउस, ये हाउस, वो हाउस, राणा प्रताप हाउस, इस तरह होता है, उसके वो हेड थे। वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। अब रूपर्ट साहब का जो पढ़ाई हुआ, कॉलेज जो कॉलेजिएट हुआ, वो कहाँ हुआ था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के पहले वो अपने पिताजी के स्कूल में पढ़े, शिक्षा ग्रहण की, प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं पे हुई। W.B. ईस्ट, आप देखिए आपके क्या बोलते हैं, आपके आपके जो किताब में W.B. ईस्ट साहब का एक पोएम भी है दोस्त। ये जो साहब थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि, हम जानते हैं इनके बारे में, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने रूपर्ट ब्रूक साहब को पता है क्या बोला था? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। हैंडसमेस्ट तो ऐसा होता नहीं है दोस्त, होता क्या है? द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहां पर कितना मार्केबल बात लिखा हुआ है। ईस्ट साहब इसको भी चेंज करके ऐसा लिखे। तब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर हैंडसमेस्ट क्यों लिखा गया? तो इसका उत्तर यह है दोस्त, जब इस बात पे इतना जोर देना हो, लोगों को अलग दिखाना हो, तो हम लोग थोड़ा सा अगेंस्ट द रूल यूज करते हैं। अभी आप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी आप छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर आपका उस तरह से प्रभुत्व हो जाएगा लिटरेचर पे, सारे लोग आप जानने लगेंगे आपको, तो आप भी इस तरह का चीज यूज कर सकते हैं। देखिए उनके सिर्फ एक शब्द पे हम इतना सारा बात आपको बताएं। ठीक उसी तरह से आप भी जब उस तरह से रिकॉग्निशन आपको मिल जाएगी, आपके बातों को भी लोग, हमारे जैसे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, सिर्फ एक क्यों करेगा? सब कोई करेगा आपको अप्रिशिएट। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। ये किससे मरे बदे दोस्त? सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया का मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान को घाव हो जाता है, चोट लग जाती है और उसका जब प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, किसी कारणवश, किसी कारण से इलाज नहीं हो पाया, आप नहीं पहुंच पाए डॉक्टर के पास, या कोई भी एक्स्ट्रा कोई तकलीफ रही होगी आपके साथ, और वो घाव धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो वो घाव क्या होता है? सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। और उस अवस्था में क्या होती है? उसके कारण आपको और भी उससे संबंधित दूसरा बीमारी हो जाता है, जिससे आपका देहांत हो सकता है। इसी तरह से इनका देहांत हुआ। अब देहांत क्यों हुआ? अब ये समझिए।
He died of septicemia on April 23rd, 1915, of the islands of Lemons in the Aegean on his way to a battle at Goa Vipoli. अब ये क्या हुआ, जब ये 23 अप्रैल 1915 को गोवा विपोली युद्ध के क्षेत्र से, मैदान से जब लौट रहे थे, तो वहां पर इंजीनिया के लेमन्स टापू पर लौटते वक्त इनके घाव के सड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। घाव के खराब होने से, इन्फेक्शन से इनकी मृत्यु हो गई। दिस सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथ्रोपोलाइज्ड। अब ये जो हैं कवि जो हैं, बिना संदेह के ये सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कविताओं को संग्रह करने में इनकी जो पकड़ थी, कमाल की थी दोस्त। क्यों थी ऐसी? क्योंकि इनके का पूरा परिवार शिक्षित था, इनको पूरा शिक्षा का माहौल मिला, तो इनको शब्दों को लयबद्ध तरीके से करने की इनको मतलब विरासत में मिला था दोस्त। कहने का मतलब ये, सोचिए ना, जब आपके पिताजी आपके दादाजी उसी फील्ड में रहेंगे तो आप भी, जाहिर सी बात है कि उस फील्ड में आपका पकड़ बहुत अच्छा होगा, बाकी लोगों से तो जरूर अच्छा होगा। सबसे अच्छा तो बोलना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ बाकी लोगों से अच्छा होगा आपका पकड़। तो इस तरह से रूपर्ट ब्रूक्स साहब यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से कविताओं को संग्रहित किए, जिसको हम लोग पद्यावली, गद्यावली इस तरह बोलते हैं, संकलन करते हैं वैसे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लोग अपने कविता द शोल्डर को पढ़ते हैं दोस्त। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट्स देयर some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bow shaped made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air. देखिए कितना सुंदर तरीके से रूपर्ट साहब यहां पर उस पूरे सिचुएशन को चित्रित वर्णन किए हैं। आप बोलेंगे, आप उसको फील कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, यदि मुझे मरना चाहिए तो मैं क्या क्या होना चाहिए वो सोचिए। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, जब मैं मरूं तो मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचूं, ठीक है, ऐसा ही। दैट There's some corner of a foreign field, मतलब इस पूरे इंग्लैंड के, मैं मान लीजिए कि मेरा जन्म यहां हुआ, मान लेते हैं कि मेरा जन्म बोकारो में हुआ, तो बोकारो और ये पूरा झारखंड और बिहार, ये क्या मेरा अपना क्षेत्र है? पूरा भारत मेरा अपना क्षेत्र है। तो मेरा जो मेरे मरने के बाद जो मुझे रखा जाए, कहाँ रखा जाए? अपने ही क्षेत्र में, जहां पर भी हम युद्ध करने जाएं, लेकिन वहां से मुझे इसी क्षेत्र पर लाकर जब मरे। हो सकता है कि हम मरे अफगानिस्तान में, हो सकता मरे हम अमेरिका में, मरे हम कहीं भी, लेकिन हमको लाकर यहीं पे रखा जाए, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा इंग्लैंड ही होना चाहिए, अपनी सरजमी होनी चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बात है, हम मरे कहीं भी, हमको दफनाया कहां जाए? अपने धरती पे, ठीक है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, जहां पर क्या होता है, इन दैट रिच अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है बहुत धनी है। जैसे हम लोग अपनी धरती को क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। मां मतलब कोई शब्द नहीं है मां के लिए, मतलब मां तो मां ही होती है यार, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोलें। मां अपने आप में पूरा दुनिया है, जहान है, स्वर्ग है, सब कुछ है मां। ये बोलती है अ रिचर डस्ट कंसील्ड, जो कि बहुत से चीजों को ये अपने अंदर में समा लेती है, पता भी नहीं चलता है। ये इतने बड़े बड़े चीजों को भी अपने अंदर में समा लेती है। कौन? हमारी मां, भारत मां, धरती मां। इस तरह से कवि भी यही बोलने की कोशिश कर रहा है। डस्ट, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बो, जहां के जो डस्ट हैं माने पृथ्वी है, जो चीजों को क्या करती है? अपने अंदर दबा लेती है, सहन कर लेती है, खुद के अंदर दबा लेती है। शेप्ड मेड अवेयर, शेप्ड मतलब उसको आकार देती है और लोगों को ये बताती है। गिव वॉन्स हर फ्लावर्स टू लव, जब हम लोग को धरती के अंदर दबा दिया जाता है, इसे इंग्लैंड में अक्सर होता है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं
उनके जहां पर उनको दबाया जाता है, जहां उनका एपिटाफ होता है, वहां पर क्या होता है, लोग फूल चढ़ाते हैं। क्यों? उनकी याद में, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, इसलिए वहां पर जनरली लोग सफेद रंग का फूल चढ़ाते हैं उनकी आत्मा को शांति होने के लिए। द वे टू रोम अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथ इंग्लिश एयर, और उनका शरीर कहां रहे? कहां रहे उनका शरीर? वहीं पे, इंग्लैंड में ही रहे और कहीं ना जाए। और क्या हो? ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और श्वास भी वो वैसी धरती पे लें। क्यों भैया? हम जहां के रहेंगे श्वास वहीं का ना लेंगे, हम वहीं का ना गुन गाएंगे। अगर हम भारत के हैं तो हम भारतवासी हैं, हम वो कहीं भी रखो भारत में ही रखो, चाहे वो कश्मीर में रखो चाहे कन्याकुमारी में रखो, हमको हिजे चाहिए भाई। चाहे इधर गुजरात बोलो चाहे इधर आसाम बोलो, भैया हमको तो हिजे चाहिए, हम तो हिजे रहना चाहते हैं। क्या है? ये मेरा धरती है, मेरा जमी है, मेरा सरजमी है। हम यहीं का धरती का खाना खाना चाहते हैं और यहीं की धरती पर हम श्वास लेना चाहते हैं। ऐसा रूपर्ट साहब बोलते हैं दोस्त। वॉस्ड बाय रिवर्स ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम। अब यहां पर बोलता है जब इनको दफनाया जाए तो क्या होना चाहिए? जब वहां के जो हवाएं होंगी उसको हवा चलकर अपने में ढक ले, और जब पानी हो तो क्या होगा? उन सभी चीजों को वहां से बहा के हटा दे। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल शेड अवे, और बोलते हैं जो ऐसी सोच है कि हमारी धरती पर कोई आक्रमण ना करे, हमारी लड़ाई किसी से ना हो, जो एविल हैं, एविल मतलब शत्रु, शेड अवे मतलब खत्म हो जाएं, शेड मतलब होता है गिरना, वो अलग हो जाएं गिर के हमसे, मतलब हमसे लड़ाई नहीं हो, हमसे वो अलग हो जाएं। सब कोई चाहता है भैया, दुनिया में झगड़ा कोई नहीं चाहता, झगड़ा से कोई फायदा नहीं होता। आप जानते हैं झगड़ा से कोई भी फायदा नहीं होता, यही ये बताना चाहते हैं। ठीक है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, मतलब जो हमारे यहां का जब जब ये जो शत्रु हैं ये लोग जब हट जाएंगे तो क्या होगा? एक तरह का आपके अंदर से आवाज आएगी, भैया अब नहीं, अब रहम करो भैया, अब झगड़ा झंझट नहीं। हर लोग शांति चाहता है, तो कवि भी यही चाहता है। खुद वो युद्ध के मैदान में गया हुआ है, कवि जो है वो खुद युद्ध के मैदान में है, और युद्ध के मैदान में क्या होता है सिर्फ वही लोग समझते हैं जो युद्ध के मैदान में होते हैं। जो फौजी होते हैं बाबू वही समझ पाते हैं, ना आप समझ पाइएगा ना हम समझ पाएंगे कि वहां की मन स्थिति क्या होती होगी। जब गोली चलता होगा, बंदूक चलता होगा, तोप चलता होगा, तो तोप आके किसको लगेगा? गोला उसका, गोली चलेगी तो गोली किसको लगेगा, और लगने के बाद क्या होगा उस दर्द का एहसास सिर्फ जिसको लगेगा उसी को पता चलेगा बाबू। इसलिए वो बोलता है युद्ध नहीं हो, इसलिए वो क्या बोलता है? युद्ध नहीं हो, दुश्मन भाग जाए ऐसे ही बिना झगड़ा के। gives some back the thoughts of England given her sights and sounds, dreams happy as a day, and laughter learnt of friends, and gentleness in hearts at peace under an English heaven। वो क्या बोलते हैं? देखिए अब वो क्या बोलते हैं? अपने देश को स्वर्ग मानते हैं। हर लोग अपने देश को स्वर्ग मानता है। आप हिंदुस्तानी हैं, अपने देश को स्वर्ग मानेंगे। जो पाकिस्तानी है वो अपने देश को स्वर्ग मानेंगे, जो अंग्रेज है वो अपने देश को स्वर्ग मानेंगे। सब लोग अपने अपने देश से प्यार करता है, तो हम भी अपने देश से प्यार करते हैं। तब यहां पर क्या बोलता है कि अंदर से आवाज आए, अब नहीं भैया, क्या कीजिए? जो इंग्लैंड का है अपनी धरती पर है वो आपका रहे, जो आपका है वो आपका रहे। अब लड़ाई नहीं चाहिए, अब झगड़ा नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं कि सब लोग एक दूसरे पे राज करना चाहते हैं। सब लोग क्या होता है? एक दूसरे पे राज करना चाहते हैं, लेकिन हमको राज नहीं करना भाई। आप अपने यहां खुश, हम अपने यहां खुश। लेकिन सोचिए 1857 में तो अंग्रेज लोग हम लोग के यहां थे ना भाई, और अंग्रेज लोग पूरे दुनिया पे शासन करते। सोचिए स्थिति क्या थी। लेकिन ये रूपर्ट साहब क्या बोल रहे हैं कि कोई किसी से झगड़ा ना करे। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? वो ये भी चाहते हैं कि जब कोई चले, जब उस रास्ते पे चले तो क्या हो?
लोग उनको प्यार से कोई रास्ता दिखा देवे, प्यार से रास्ता दिखा देवे। वे नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनका जो सोच है, उनका जो हृदय है, ये अपने देश के खिलाफ जाए, उनके देश के खिलाफ जाए। वो भगवान से बनाते हैं कि भगवान मेरे अंदर में ऐसा कोई भी सोच ना हो जो कि मेरे देश के अगेंस्ट हो, मेरे देश के खिलाफ हो। हम अपने देश के, अपने वतन के सरफरोश हों, ऐसा वो सोचते हैं। वे क्या सोचते हैं कि कोई एक दूसरे से झगड़ा ना करे। अभी जैसे आपको बता रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा ना करे, कोई बेकार में इधर उधर का काम ना करे, लड़ाई झगड़ा हो, फालतू का बात हो, कोई ऐसा ना करे। हर साइट्स एंड साउंड्स, उनकी दृष्टि, उनकी आवाज, उनका सपना कैसा हो? हैप्पी एज हर डे, जैसा उनका दिन होता है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रहे। मतलब उनकी सोचने के तरीके, उनका बात करने का तरीका, उनका सपना देखने का तरीका, सब खुश मिजाज हो, सब अच्छा हो, सबके लिए प्रेम वाला भावना से रखे, कोई झगड़ा ना करे। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, लाफ्टर मतलब होता है हंसी, लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना, सीखना, अपना खेलना कूदना, ये सब बात। एंड जेंटलनेस मतलब आप विनम्र रहें, अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ आप हंसें, विनम्र रहें, ना कि एक दूसरे को मारे और काटे, शांतिपूर्ण व्यवस्था से रहें। इन हर्ट्स ऑफ एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और वो क्या चाहते हैं? अपने धरती को वो इंग्लिश हेवन यानी कि स्वर्ग मानते हैं। हर लोग अपनी धरती को स्वर्ग मानता है भाई, तो वो भी अपनी धरती को क्या बोलते हैं? स्वर्ग समझते हैं, और अपने हृदय में इस स्वर्ग का वास चाहते हैं। मतलब हम इसी स्वर्ग में जिए और हमारे अंदर में अपना देश के लिए प्रेम भी हमेशा जगा रहे, इस स्वर्ग के लिए। इंग्लैंड उनका स्वर्ग था और वो उस स्वर्ग में रहते थे, और उसके लिए अपने मन में एक सही दिशा वाला प्रेम चाहते थे, जिसको राष्ट्र प्रेम बोलते हैं, नेशनल लव बोलते हैं दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से कवि अपने, चूंकि बीइंग अ सोल्जर, वो खुद एक सोल्जर थे, लड़ाई के मैदान से जब वो आए तो उनको ऐसा ऐसा महसूस हुआ और लौटते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। तो ये शब्दों को बहुत सही तरीके से यूज करना इनको आता था और यूज किए भी हैं दोस्त। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर को देखते हैं दोस्त। स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ सोल्जर, क्या स्पीकर जो है, मतलब यहाँ पर जो पोएट हैं, क्या वो सोल्जर हैं? हाँ बिल्कुल। ही इज अ फ्रेंच सोल्जर, क्या वो फ्रेंच सोल्जर हैं? नहीं, वो तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं दोस्त, ये गलत हो जाएगा। द सोल्जर इज अ वेरी सैड, क्या यहाँ पर जो सोल्जर है, जो सैनिक है, क्या वो उदास हैं, बहुत उदास हैं? हाँ बिल्कुल, वो बहुत उदास हैं। ही प्रेजेज इंग्लैंड, क्या वो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं? बिल्कुल, इंग्लैंड की वो प्रशंसा करते हैं, सही है। ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, क्या वो अपने मित्रों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। इट इज अ लव पोएम, क्या ये प्यार वाला कविता है? नहीं भाई, ये तो प्यार वाला कविता नहीं है, तो सैनिक वाला कविता है। द पोएट इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ वॉर, क्या यहाँ पर जो कवि हैं वॉर, युद्ध के चीजों का वर्णन किए हैं? नहीं, युद्ध के चीजों का वर्णन नहीं है यहां पर वो अपना मन का बात बता रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं, वहां पे युद्ध के बारे में नहीं बात हो रही है, गलत है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इनडेप्टनेस टू इंग्लैंड, क्या जो कवि हैं अपने मातृभूमि के कर्ज के बारे में, इनडेप्ट मतलब क्या था? अब उसके कर्जदारी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपने देश के हैं, हम लोग भारतवासी हैं, तो हमेशा हम अपने देश के प्रति तो कर्जदार रहेंगे ना दोस्त। इस माटी पे हम जन्म ले लिए हैं, तो ये माटी का कर्ज तो रहेगा अपने ऊपर। द पोएम इज अ सोनेट, क्या ये सोनेट है? यस, ये सोनेट है। आप काउंट कीजिए कविता को, कविता के लाइन की संख्या को, आपको पता चल जाएगा 14 लाइन की संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या जो कवि है डेथ से डरता है? नहीं, वो डेथ से नहीं डरता है। अगर डेथ से डरता तो युद्ध करने नहीं जाता और मरता नहीं। ठीक है, अगला जो है, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वो बिल्कुल युद्ध में मर जाता,
हाउ ही बी लाइक टू बी रिमेंबर्ड, वो कैसे याद किया जाना चाहता है। कोई भी फौजी आपके घर में, हमारे घर में, या किसी भी, अगर आपके घर में नहीं भी हैं, तो एक फौजी क्या चाहता है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे याद होना चाहता है। हर फौजी शहीद होना चाहता है, वीर गति को प्राप्त होना चाहता है, कोई कायर की तरह नहीं मरना चाहता। मरता है तो बोलता है कि मेरी माटी पे हमको जलाया जाए, दफनाया जाए, जिस धर्म का हो उस धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाए, उसका फ्यूनरल हो उसी हिसाब से। कोई अगर भारतीय फौजी मरता है तो उसका सपना क्या होता है, तिरंगे में लपटाना सबसे बड़ा सपना होता है किसी भी फौजी के लिए। भैया तिरंगे में कोई नहीं लपटा सकता, ना आप हम कोई नहीं लपटा सकते हैं तिरंगे में। हम लोग मरेंगे तो कफन वही गेरुआ रंग वाला पड़ेगा शरीर पे, लेकिन एक फौजी ही जो है जब वो मरता है तो उसके शरीर पे तिरंगा जाता है दोस्त। उसका कोई शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए एक फौजी की इच्छा क्या हो सकती है। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवरी इंग्लैंड। यहां पर देखिए कैसा बोला जा रहा है। यहां पर कवि का बोलने का मतलब क्या है कि हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कैसे विदेश की धरती पर अगर वो मरता है तो वो क्या होना चाहिए, फॉर एवरी इंग्लैंड। कवि ये बोलता है कि अगर हम मान लीजिए इंग्लैंड में मरें तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हम इंग्लैंड से बाहर किसी देश में मरें तो वो देश इंग्लैंड के अधीन होना चाहिए, तब वो इंग्लैंड की धरती कहलाएगी। जैसे हम आज भारत में मरते हैं, हम आज भारत में मरेंगे तो ठीक है, भारत की धरती पे मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। मान लेते हैं अगर हम किसी दूसरे जमीन बाहर, भारत से बाहर अगर मरे हों, किसी दूसरे देश में मरे, तो कवि ये बोलना चाहता है कि वो देश भी भारत का अधीन होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में मरते हैं, रूस में मरते हैं, अमेरिका में मरते हैं अगर युद्ध के दौरान, तो वो अमेरिका वाला देश भारत का अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान भारत के अंदर होना चाहिए, तभी ना वो देश भी हमारा होगा। विदेश की धरती भी होगी तो हमारी ही होगी। ये बोलना चाहता है। कौन बोलना चाहता है? कवि बोलना चाहता है दोस्त। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। यहां पर बोलता है कि इन दैट रिच अर्थ, हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत अमीर है। मतलब जैसे हम लोग अभी कविता में चर्चा किए थे, हमारी मातृभूमि बहुत बड़ी है, बहुत दयालु है, लेकिन अ रिचर डस्ट कंसील, अ रिचर डस्ट कंसील मतलब यहां पर रिचर डस्ट का मतलब क्या हो रहा है दोस्त, वे लोग जो युद्ध नहीं चाहते हैं। जो लोग युद्ध चाहते हैं वो तो ठीक है, युद्ध कर रहे हैं। क्या सारे लोग युद्ध चाहते हैं? क्या आप और हम युद्ध चाहते हैं? कभी नहीं चाहते हैं। कोई देश न लड़े। अरे भैया लड़ेगा तो नुकसान ही होगा ना। किसका नुकसान होगा? हम सबका नुकसान होगा। अरे भैया वहां एक गोली भी चलती है ना भैया, तो आपके पैसे की गोली चलती है। एक गोला बारूद बम फटता है ना, तो आपके पैसे का बम फटता है। वो पैसा कौन देगा उस बम को बनाने के लिए? आपको देना पड़ेगा। वहां पर एक सिपाही मरता है तो सिपाही को जो जान गई, उसका बच्चा अनाथ हुआ, उसके परिवार वाले महिलाएं विधवा हो गई, मां का कोख सुना हो गया, नुकसान तो है ना भाई। और लास्ट में उसको करोड़ों रुपया दिया जाता है, लाखों रुपया दिया जाता है। वो लाख रुपया कहां से आएगा? आप ही की जेब से आएगा। एक तो परिवार का लॉस, दूसरा जान का लॉस, तीसरा बच्चे अनाथ होंगे, माएं बेटा चले खो देगी, पत्नियां अपनी बेवा हो जाएंगी, ये लॉस, साथ में फिर पैसा का लॉस। देश को एक फौजी तैयार करने में जो खर्चा होता है उसका लॉस, लॉस ही लॉस है दोस्त, केवल लॉस। फायदा कुछ नहीं है, युद्ध से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन लोग युद्ध प्रेमी हैं दोस्त, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। इसलिए यहां पर रिचर डस्ट का मतलब क्या हुआ, वैसे लोग जो युद्ध नहीं चाहते हैं, ये इसका मतलब हो जाता है। What is mean by the phrase a pulse in the eternal mind? यहां पर इस जो एक फ्रेज यूज किया गया है, a pulse in the eternal mind, यहां पर इसका क्या मतलब निकलता है? यहां इस शब्द का मतलब निकलता है दोस्त कि जब युद्ध होती है तो बहुत सारे शत्रु होते हैं। शत्रु जब हमारी लड़ाई होती है, शत्रु कितने तरह के हो सकते हैं? शत्रु वो होते हैं जिससे कि हम लड़ते हैं, शत्रु वो भी होते हैं जो कि हमको युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, गलत युद्ध के लिए, गलत युद्ध के लिए। अब युद्ध कभी कभी सही मायने में भी हो सकती है ना,
हम अपने बचाव के लिए भी लड़ते हैं, तो वो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप अपने बचाव के लिए लड़ते हैं किसी से तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो कभी गलत नहीं है। हाँ, अगर आप इसके अलावा किसी भी तरीके से लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा के अलावा किसी भी तरीके से किया गया युद्ध गलत है। ठीक है, तो यहां पर कवि ये बोलना चाहता है कि जो हमारे अंदर से आवाज आ रही है, पल्स मतलब आवाज, इटर्नल माइंड मतलब हमारे अंदरूनी दिमाग से, अपने शरीर के अंदर से, हमारी आत्मा के अंदर से जो आवाज आ रही है, ये क्या है? हम क्या चाहते हैं? युद्ध कभी ना हो। कोई युद्ध नहीं चाहता है दोस्त, हमेशा यही बात कही जा रही है, युद्ध कोई नहीं चाहता हो। युद्ध जो है किसी भी चीज का विनाश का अंतिम कारण हो सकता है, ये अंतिम कारण है बाबू। तो यहां पर कोई विनाश नहीं चाहता है, इसलिए हमारा अंदरूनी आत्मा क्या कहती है कि विनाश नहीं हो, युद्ध नहीं हो। ये बोलने का यहां पर कवि का पर्पस है। डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्रोप्रिएट? क्या आपको लगता है कि यहां पर जो कविता जो हम लोग के सामने है, उसका जो टाइटल है, टाइटल मतलब शीर्षक, क्या वो सही है? बिल्कुल। टाइटल क्या है? हम लोग का टाइटल क्या है? सोल्जर। सोल्जर माने सैनिक होता है। तो सैनिक का मनोदशा क्या था? कोई सैनिक लड़ना चाहता है भाई, कोई सैनिक लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए जिस कंडीशन में वो होता है उसका कारण बन जाता है वो, और युद्ध करना पड़ता है उसको। जैसे कि भारत के सैनिक मरना चाहते हैं लेकिन मर रहे हैं, क्यों? पाकिस्तान से या चाइना से, इन लोगों के कारण हमारे सैनिक को ऐसी स्थिति को देखना पड़ता है। जो हमारे माओवादी हैं वो लोग बम से उड़ा देते हैं इनको, उनकी क्या गलती है यार? सरकार उसको अपॉइंट की है, अब माओवादी उसको मार देते हैं, बहुत सारे सीआईएसएफ के जवान मर जाते हैं। ये सब क्या है? कोई चाहता है कि हमको कोई मार दे? हम चाहते हैं कि हम आपको मार दें? कोई नहीं चाहता है, ना आप हमको मारना चाहते हैं ना हम आपको मारना चाहते हैं दोस्त। हम लोग शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। तो ये शीर्षक बहुत ही सही है दोस्त मेरे हिसाब से, और इसमें एक सैनिक अपने मन की बातों को आपके साथ शेयर कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। डिस्कस द मेन आइडिया कंटेन इन द फर्स्ट 8 लाइन्स, दैट इज ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन का संग्रह। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, कवि बोलता है क्या कि सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है, कंटेन इन द फर्स्ट 8 लाइन्स। 8 लाइन में क्या कवि बताना चाहता है? 8 लाइन में कवि ये बताना चाहता है दोस्त कि वो खुद जिस जमी पर जन्म लिया हो उस जमी पे रहे, अपने सरजमी पे रहे, मरे तो अपने देश में मरे, अगर कहीं विदेश की धरती पे मरता है तो वो जमी भी उसी के देश की हो। इस तरह की बातों को कवि बताना चाहता है दोस्त। ठीक है, जहां तक हो सके युद्ध न हो, संभवतः युद्ध न हो, यह सब बताना चाहता है। अपने नजरों में हर सिपाही एक शहीद की मौत मरना चाहता है। हम अपनी नजरों में नहीं झुकना चाहते हैं दोस्त, चाहे पूरा दुनिया में कहीं भी झुक जाएं। अगर ये अपने आप को झुका लिया मतलब सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो जाएगा दोस्त। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियोटिज्म? इज दिस अ पैट्रियोटिक पोएम? पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। क्या ये देशभक्ति वाली कविता है? आप इसको बताना है। देशभक्ति कब होता है दोस्त? आपको समझना है, आप जब अपने देश से प्यार करते हैं, देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं, इसी को देशभक्ति बोलते हैं। पैट्रियोटिज्म का मतलब और क्या होता है? देशभक्ति। देश के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे रहे हैं, इसी को शहीद बोलते हैं। जो अपने देश के लिए जन्म ले, देश के लिए मर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं, पैट्रियोटिक बोलते हैं। तो यहां पर जो कविता है अपने देश के समर्पण के बारे में बात की जा रही है। ये कविता वास्तव में पैट्रियोटिज्म वाली बात कही जा रही है इसमें, कुछ हद तक तो जरूर, क्योंकि कवि अपने देश के लिए मरता है, देश के लिए लड़ता है और बोलता है जहां भी हम मरे वो देश हमारा हो, यानी कि अपने देश का वो प्रचार प्रसार भी करना चाह रहा है। बिल्कुल, वो अपने देश के बारे में सोच रहा है। इसको समराइज कीजिए अपने शब्दों में, तो समराइज कैसे करेंगे दोस्त? जो हम लोग कहानी पढ़े हैं, मैंने कविता को हिंदी समझे हैं, उसके हिंदी को अपने हिसाब से 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, जितना में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कर दीजिए, हो जाएगा। अभी जितना हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही तो इसका समरी है, पूरा सारांश है। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज इंग्लैंड इन दिस पोएम?
कवि इस कविता में इंग्लैंड को कितनी बार यूज किया है? आप देख लीजिएगा, लाइन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद 3-4 बार तो जरूर होगा, उससे कम तो नहीं होगा। एक बार काउंट कर लीजिएगा, अब उसके हिसाब से लीजिएगा इतना टाइम्स यूज किया गया है। व्हाट डज इट शो? इससे क्या चलता है? कवि अपने देश को बहुत प्यार करता है, पैट्रियोटिक वो आदमी है, अपने देश के प्रति समर्पित है, इसलिए वो इतनी बार इंग्लैंड 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 कर रहा है। ठीक है, वो अपने देश से बहुत प्यार करता है, अपने देश को स्वर्ग की तरह तुलना किया है और वो स्वर्ग में रहना चाहता है, उसके हृदय में स्वर्ग रहना चाहता है, इस तरह से वो बात कर रहा है। हाउ कैन यू शो दैट यू लव फॉर योर कंट्री? अरे भैया इसमें बताने की जरूरत है। आप कैसे दिखाएंगे कि अपने देश के लिए प्यार करते हैं? कि हम सीना चीर के दिखाएं, हम जो हनुमान जी हैं सीना चीरेंगे तो राम सीता दिखेंगे? अरे भैया आप देशभक्त हैं तो हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो दिखाएंगे। ऐसे कैसे बोल दें हम आपको कि हम कितना देशभक्त हैं? इसका कोई पैरामीटर है कि नहीं भैया तू 60% देशभक्त है, नहीं भैया तू 20% देशभक्त है, अरे तू 100% देशभक्त है? कैसे आप बता दीजिए किसी को भी? ये एक फीलिंग है, एक भाव है, ये समय पे ही आप दिखा सकते हैं किसी को भी। अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, देश के लिए जान ले सकते हैं, एक समय पे ही आप किसी को दिखा सकते हैं। इसका कोई पैरामीटर नहीं है। बस इतना ही हम बोल सकते हैं कि हम अपने देश से बहुत प्यार कर सकते हैं या करते हैं। सिंपल सा बात, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो मेरी माँ है ये, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। अभी बोल रहे हैं, जब समय आएगा तो करके दिखाएंगे, सिंपल। अब देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं है, ये भी याद रखिएगा। देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं है। देश के प्रति किया गया वो हर काम जिससे आपका देश उन्नति करे, आपका समाज उन्नति करे, वो देशभक्ति है। जान देना देशभक्ति नहीं है। हर लोग फौजी बन जाएगा तो सिविलियन कौन रहेगा? आपका मदद कौन करेगा? जो लोग भी आपका मदद कर रहा है, आपके प्रोग्रेस में आपका हेल्प कर रहा है, वो सब देशभक्त है। क्यों? क्योंकि आप भी इसी देश के हैं। अगर आप उन्नति कीजिएगा तो देश उन्नति करेगा, और देश उन्नति करेगा तो हमारा समाज, हमारा देश का नाम होगा पूरे संसार में। इसलिए फौजी तो देशभक्ति है ही, वो हर लोग जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सब लोग देशभक्त हैं। जितने भी क्या बोलते हैं साइंटिस्ट हैं, सब देशभक्त हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो भारत का झंडा लहरा रहे हैं विदेशों में, वो देशभक्त हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने देश के लिए सब काम कर रहे हैं, सब देशभक्त हैं। जितने भी किसान लोग हैं जो अनाज उपजा रहे हैं, इतना कष्ट सह के अनाज उपजाते हैं आपके और हमारे लिए, वो देशभक्त हैं। सारे लोग देशभक्त हैं, सबको अपने देश से प्यार है। लेकिन आपको तो सिर्फ वही लगता है कि जो लोग मरेगा वही देशभक्त होगा, ऐसा थोड़ी है। सब लोग देशभक्त हैं दोस्त, आप भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं। भारत माता की जय, तो हम लोग को तो शान है दोस्त। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गया दोस्त। आप लोग को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स तो हम ऑलरेडी पीडीएफ में डाला हुआ है, आप देखिए। और क्या कीजिएगा दोस्त, इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आपके दिमाग में जैसे लगेगा कि हाँ बैठ गया है, अब तब आप एग्जाम में अपने मन से भी लिख पाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त एक अगले पोएम के साथ। अच्छा से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, अपनी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कीजिए दोस्त।